हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम यहाँ पर सेकंड पार्ट करेंगे। ध्येय आईएएस का जो टेस्ट फर्स्ट है, वो भी न्यू जो टेस्ट आया है, नए पैटर्न पर आया है, वही टेस्ट हम कर रहे हैं पूरे डिटेल में। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा देता। वहां पर मैक्सिमम 85 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उस 50 क्वेश्चन को आपको पूरी तरह से डिटेल में बताया जाता है, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ना छूटे। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। इससे पहले इसका पार्ट 50 क्वेश्चन तक हो चुका है, जाकर आप वहां पर देख लीजिए। नीचे लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहां से आप उसको भी वॉच कर लीजिए। यहाँ पर जो आपका ये पीडीएफ मतलब ये टेस्ट सीरीज होता है, यहाँ पर मैं दोनों ही लैंग्वेज में लाता हूँ। यहाँ देखिए हिंदी में लिखा गया है और यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है। और जो आपका टेस्ट होता है वो सिर्फ हिंदी और उसके नीचे इंग्लिश दिया रहता है। तो कुछ प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि कई बच्चे हिंदी वाला कुछ टर्म नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर दोनों तो आया है, लेकिन मैं एक ही पढ़ूंगा। अगर दोनों पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा, इसीलिए। लेकिन जो टफ रहेगा वो मैं दोनों ही पढ़ दूंगा। तो मैं जब हिंदी पढ़ूंगा तो जिनको हिंदी वाला नहीं समझ आएगा वो इंग्लिश वाला पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपका पेपर पास में आ रहा है। प्रैक्टिस ही मोर है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि ये जो इंग्लिश से हिंदी और ये दोनों एक साथ लाने में हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज को यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों को दिखे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, प्लीज शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वर्ड आपने सुना होगा। ये कहाँ पे ज्यादा होता है? तो ये ज्यादा दलहनी फसलों में होता है। तो ये कह रहे हैं महत्वपूर्ण योगदान करने वाला तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशनकरण में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला तत्व कौन सा है? तो ये मॉलिब्डेनम है। याद रख लेंगे कौन सा है, मॉलिब्डेनम है। अब यहां पर देखते हैं। अच्छा, एक वर्ड होता है, ठीक है। आपके अगर इससे रिलेटेड फैक्ट आप पढ़ रहे हैं तो एक वर्ड होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। जो एक होता है माइक्रो होता है, एक होता है माइक्रो होता है। ये बताना है, क्योंकि ये आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है। चाहे आप साइंस से रिलेटेड आपका टॉपिक वहां भी पूछ लिया जाता है, या आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक हो वहां भी पूछ लिया जाता है। तो मैं अगर आपको यहाँ पर बता देता हूँ डिटेल में, क्योंकि यहाँ से अक्सर आपको प्रीवियस ईयर देखेंगे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। जिसको आप कहते हैं दीर्घ मात्रा में पोषक तत्व। देखिए, पेड़ पौधे, मान लीजिए ये पेड़ पौधा है, तो इसमें क्या होता है, कुछ चीजें दीर्घ मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे आपके भी शरीर में कुछ चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, और कुछ चीजों की कम मात्रा में। जैसे आप विटामिन, प्रोटीन, इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन आपको वसा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि उससे एनर्जी हमको मिलती है। तो यहाँ क्या होता है, ऐसे पेड़ पौधों को होता है। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रो, जिसको आप कहते हैं दीर्घ पोषक तत्व। ठीक है, दीर्घ मात्रा में पोषक तत्व, मात्रा में पोषक तत्व होता है ये। और एक होता है लघु मात्रा में। तो इसके थोड़े से पार्ट याद रख लीजिए, दो चार याद कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। एक याद कर लीजिए, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है। एक याद कर लेंगे, आप एलिमिनेट कर देंगे। दीर्घ मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है उसमें कार्बन होता है। मैं लिख देता हूं, कार्बन इसमें होता है। दूसरे नंबर पे अगर मैं देखता हूं तो दूसरे नंबर पर कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। तीसरे नंबर पे कौन सा होता है, O2 होता है। चौथे नंबर पे अगर देखा जाए तो ये नाइट्रोजन ही वर्ड आया था, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर नाइट्रोजन होता है। 5वें नंबर पे कौन सा होता है, फास्फोरस। ये दीर्घ वाला बता रहा हूँ। ये क्या होता है, फास्फोरस होता है। पोटेशियम होता है। पोटेशियम के बाद आपका सल्फर याद रख लेंगे। क्या याद रखेंगे, सल्फर याद रखेंगे। सल्फर के बाद आपका कैल्शियम याद रखेंगे। कैल्शियम, मैग्नीशियम याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, ये होता है दीर्घ मात्रा में। देखिए, मैग्नीज जो होता है वो लघु में आ जाता है। हम लघु वाला भी बता देंगे। यहाँ पर पहले याद कर लीजिए कि दीर्घ मात्रा में पोषक तत्व जो आवश्यकता होती है वो कौन कौन सी होती है। उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, O2 होता है,
नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ होगा। अगर मैं लघु मात्रा में पोषक तत्व की पेड़ पौधों को कौन सी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है बोरान। बोरान के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है कि बोरान किस में आता है, तो बोरान लघु में आता है। इसके बाद आपका क्लोरीन, क्लोरीन याद रखिएगा, क्लोरीन भी। तांबा याद रख लेंगे, ये तांबा किस में आता है, ये लघु में आता है। लौह याद रख लेंगे, लौह आपका ये अक्सर लोग सोचते होंगे कि लौह दीर्घ में आता है, लौह हमेशा लघु में आता है। सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व की आवश्यकता में आता है लौह, या फिर आता है। अब मैग्नीज, ठीक है, तो मैग्नीज, मैग्नीशियम किस में आता है, ये दीर्घ मात्रा में, माइक्रो, इसको एम ए बोला जाता है, एम आई ए याद रख लेंगे। अब देखिए एम एन होता है। मॉलिबेडनम, मॉलिबेडनम याद रखिए, ये देखिए मॉलिबेडनम है तो मॉलिबेडनम, तो याद रखिए एम ओ लिख दीजिए। अब देखिए निकेल लिख दीजिए, ठीक है, जिंक लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका कौन सा होता है, लघु मात्रा में, मतलब सूक्ष्म मात्रा में क्या होता है, जब सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है तो इनका प्रयोग किया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा। बोरान, क्लोरीन जिसको सीएल बोलते हैं, अब आपका तांबा होता है, सीयू बोलते हैं जिसको, आपका एफई होता है, एमन मैग्नीज होता है, मॉलिबेडनम होता है, निकेल होता है, जिंक होता है। ये याद कर लीजिए क्योंकि यहां से आपका क्या होता है, क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, सूक्ष्म मात्रा में कौन सा होता है और दीर्घ मात्रा में कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिए जो भी क्वेश्चन पढ़िए उसके थोड़ा डिटेल में अगर जाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा आपको सही लगेगा, क्योंकि जब डिटेल में जाएंगे तो आपको पता नहीं रहता कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं, तो ये याद कर लीजिएगा, एक याद कर लीजिए दूसरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल प्राकृतिक आवास क्या है, तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का अगर हम प्राकृतिक आवास देखें तो इसका प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट, ये देखिए आपका ये प्यारा भारत है, दक्षिण वाला एरिया। यहाँ पर जो ये पश्चिमी घाट है, ये इधर इधर पूरा यहीं पर क्या होता है, ये ग्रेट हार्नबिल होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो ग्रेट हार्नबिल यहाँ पाया जाता है। अब यहाँ पर आपका एक कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर जो इधर वाला पार्ट बोला जाता है, इधर वाला बोला जाता है कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल तट बोला जाता है, ये मैं नीचे वाला सिर्फ बता रहा हूँ। और ये जो आप बोला जाता है ये मालाबार तट बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब तो सिंपल ही चीजें होंगी, ये सब तो याद ही होगा आपका। ठीक है, तो ग्रेट हॉर्नबिल जो का प्राकृतिक आवास कौन सा होता है, पश्चिमी घाट होता है, ये याद रख लेंगे। ठीक, इसके बारे में एक चीज और, जहाँ पर नम थोड़ा सा मौसम होता है, सदाबहार मौसम होता है, वहां ये ज्यादा पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है क्या, निम्न में किस राष्ट्रीय उद्यान में अत्यंत दुर्लभ पशु सीरो पाया जाता है। सीरो जो अत्यंत दुर्लभ पक्षी है, लिखा गया ना, एक्सट्रीमली रेयर एनिमल सीरो। अब सीरो आप कौन सा है, कौन सा ये पशु होता है, फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। तो सीरो आपका कहाँ पाया जाता है ये बताना है। तो सीरो आपका कहाँ पाया जाता है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में सीरो पाया जाता है। याद रख लेंगे कहाँ पर पाया जाता है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। अब यहाँ ये पढ़ेंगे कि ये जितने भी आपका ये नेशनल पार्क दिए गए हैं, ये नेशनल पार्क हैं कहाँ। तो ये जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, इसको बताने की जरूरत नहीं होगा, कहाँ पर होगा, उत्तराखंड में ये है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है इंद्रावती। अब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है, तो जहां पर ये सीरो दुर्लभ पशु पाया जाता है, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका पड़ जाएगा ये हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखेंगे कहाँ पड़ेगा, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर किस जिले में, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में। केवला देव, तो ये राजस्थान के भरतपुर में पड़ता है। ठीक है, तो भरतपुर राजस्थान में ये पड़ता है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, इंद्रावती छत्तीसगढ़, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, केवला देव राजस्थान भरतपुर में पड़ता है, ये याद रख लेंगे। अब चलते हैं नेट देखते हैं। थोड़ा सा मेरा करवाने का जो मैं करवाता हूँ थोड़ा सा स्लो रहता है, तो आप सब तेज करके देख लिया, क्योंकि हर चीज को एक्सप्लेन में करता हूँ। यहाँ पर लिखा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर करें कौन सा सही नहीं है।
अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पर है? तो ये जिनेवा में है, एकदम सही है आपका, जिनेवा में ही विश्व मौसम विज्ञान संगठन है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये करें काठमांडू में है, नहीं काठमांडू में नहीं है, का से ही नाम पड़ता है, कैम्ब्रिज में है, याद रखें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय सुने हैं, यहीं पर है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल कहाँ पर है? ये कैम्ब्रिज में पड़ता है, ये याद रखें। ग्रीन पीस कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड है, एम्स्टर्डम वहीं पर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी जिसको बोलते हैं, क्या यूएनईपी जिसको बोलते हैं, ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है नैरोबी में, याद रखेंगे कि कहाँ पर? नैरोबी में, ठीक है, यूएनपी। तो यहाँ पर नैरोबी हो गया आपका, ये डी वाला भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बी वाला वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल कैम्ब्रिज में पड़ता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, हरित जलवायु निधि की स्थापना, द ग्रीन क्लाइमेट फंड वाज स्टेबलाइज इन, कहाँ पर स्टेबलाइज हुआ था ग्रीन क्लाइमेट फंड? ये बताना है आपको, बताइए। थोड़ा सा मैं इसलिए समय देता हूँ, थोड़ा सा आपको ये मैं बता दूंगा तो थोड़ा सा सोचते नहीं आप, तो अगर थोड़ा सा मैं समय देता हूँ तो आपको सोचने का टाइम मिल जाता है, जिससे आपको काफी लंबे समय तक याद रहेगा। अब देखिए, जो हरित जलवायु निधि है, ग्रीन क्लाइमेट फंड है, इसकी स्थापना देखिए कब की गई थी? 2011 में की गई थी, ये याद रखिए, 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जो आपका इसका सम्मेलन हुआ था, ये कब? जैसे क्या होता है, कोप होता है, कोप होता है कि इस बार अगले साल जो सम्मेलन होगा उसमें हम ये करेंगे, या ये डिसाइड किया जाता है। तो जो मान लीजिए अभी क्या हुआ, किसी चीज का वो हुआ, मतलब कोई कोप हुआ तो उसमें कोई चीज फॉर्म हुआ कि हम ये आगे करने वाले हैं। तो यही अब जो हरित जलवायु निधि की स्थापना किसमें गठन का प्रावधान किया गया था? ये 2010 का एक कानकुन सम्मेलन था, याद रखिएगा। 2010 में कौन सा कोप हुआ था? कानकुन, कानकुन ये सम्मेलन हुआ था, और इसी सम्मेलन में बताया गया था कि क्या किया जाएगा? हरित जलवायु निधि, द ग्रीन इन क्लाइमेट फंड की स्थापना किया जाएगा। तो ये कब किया गया था? तो 2011 में कौन सा कोप हुआ था? कोप 17 हुआ था। तो कोप 17 हुआ था, जो कहाँ हुआ था? डरबन में हुआ था। कहाँ? आयरलैंड के डरबन में हुआ था कोप 17, जहां पर क्या किया गया था? हरित जलवायु निधि की स्थापना किया गया था 2011 में। तो 2010 का जो कानकुन सम्मेलन था, इसी में बताया गया था द ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना। तो इतना आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कर है। अब देखिए ये क्वेश्चन 56, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, जो बहुत ज्यादा सिटी में रहते होंगे, हो सकता है उन्हीं को ना पता हो, लेकिन सभी लोगों को ये पता होगा। कह रहे हैं खरीफ फसल होता है, देखिए खरीफ क्रॉप, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और सोयाबीन, मूंगफली, कपास खरीफ फसलों के उदाहरण है। खरीफ फसलों क्या होती है? जैसे अभी क्या हो रहा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस समय क्या हो रहा है? गेहूं की कटाई हो रही है। गेहूं की कटाई होने के 2-3 महीने बाद क्या होगा? आपको ये जो मतलब उत्तरी बहुत जगह की पहले ही बो दिया जाता है, लेकिन अगर मैं ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एरिया में या उत्तर प्रदेश के एरिया में देखूं, तो इस समय जो एरिया सिस्टम होता है, अभी गेहूं की कटाई है, गेहूं की कटाई के बाद 1-2 महीने बाद उसमें धान की बैठाई होती है, मतलब धान को जब बारिश होती है उसी में धान बैठाया जाए, क्योंकि धान के लिए क्या होता है? ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर उसी में कौन से आ जाता है? सोयाबीन फसल, मूंगफली फसल और कपास। देखिए खरीफ की फसल में आप धान मत याद, धान को आपको तो याद ही रहेगा, उसको याद मत करिए, आप सोयाबीन याद करिए, क्योंकि सोयाबीन यही आपसे पूछेगा, धान नहीं पूछेगा कि धान खरीफ की फसल है। वो एग्जामिनर को भी पता है, वो सबको पता है कि सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, ठीक है, मूंगफली, तो ये मूंगफली हो गया। मूंगफली के बाद कपास, कपास भी याद रख लीजिए, वो सोयाबीन, मूंगफली, कपास, क्योंकि मैंने जो ट्रेंड देखा है पेपर का, सबसे ज्यादा यही 3 फसल पूछा जाता है खरीफ की फसल में, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ठीक है। कौन सा? सोयाबीन, मूंगफली, कपास। ऐसे सोचिए कि बरसात का मौसम है, आपके पास एक मतलब
वो कपास का एक कपड़ा है, मतलब कपड़े वपड़े इसी कपास से बनते हैं ना। और वहां पर आप सोयाबीन और मूंगफली खा रहे हैं बैठ के, बारिश हो रही है, ठीक है। तो कुछ भी करके ये सोयाबीन मूंगफली खा रहे हैं, और कपड़ा किसका? कपास के, मतलब बड़ी बढ़िया बेड लगा है जिस पे बिस्तर है, कपास का है। अब देखिए यहाँ पर अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलों में रबी की फसल आती है, जिसमें चना, मटर और अलसी की रबी की फसलों में आता है। तो ये तो पता ही होगा, चना हुआ, मटर हुआ, ठंडी में देखते नहीं, मटर का सब्जी बनाते हैं, मटर का नाश्ता बनाते हैं आप। वो चना ये सब होता कब होता है? तो चना, मटर, अलसी ये सब रबी के उदाहरण है। तो ये एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो दोनों ही कथन आपका सही है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही याद करना है कि सोयाबीन, मूंगफली और कपास ये खरीफ की फसलें हैं, यही याद कर लीजिए, और यहाँ कुछ नहीं याद करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। ये कह रहा है, करे वेदांत भी कहा जाता है, मतलब किस एक को वेदांत वर्ड कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाता है, किसको वेदांत कहा जाता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? कुछ ऑफ द फॉलोइंग आल्सो कार्ड वेदांता। वेदांता किसको बोला जाता है? देखिए वेदांता, वेदांता उपनिषद को बोला जाता है। अब उपनिषद बहुत बार आपको हिंदी में बोला जाता है, उपनिषद का मतलब क्या होता है, तो यहाँ लिखते हैं उपनिषद, उपनिषद। अब इसको अगर हम तोड़ देते हैं तो इसमें कैसे होगा, उप को अलग कर देते हैं और निषद को अलग कर देते हैं। यहाँ देखिए निषद को अलग कर दिया गया, उप को अलग। अब उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है समीप, ठीक है। और निषद का मतलब होता है, निषद का मतलब होता है बैठना, ठीक है। तो ये देखिए मैं हिंदी भी आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, ताकि आपका हिंदी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्या है? उप क्या होता है? समीप, निषद मतलब बैठना, तो उप समीप बैठना ये हो गया। अब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जिस विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त करना है, ठीक, किया जाता है, उसको उपनिषद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको वेदांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है। मान लीजिए वैदिक साहित्य यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होते होते ये जा रहा है, ये यहाँ के अंतिम भागों में, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके अंतिम छोर पर ये रहता है। क्या होता है? अंतिम भाग में होने के कारण उपनिषद को क्या किया जाता है? वेदांत। वेदांत का वर्ड ही देखिए, इसी में वर्ड में छिपा गया है, वेदांत है। वेदों का अंत, जहां वेदों का अंत होता है वहां से उपनिषद वहां लास्ट में हो जाता है, ठीक है। तो यही है कि ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में होने के कारण इसको वेदांत कहा जाता है। किसको वेदांत कहा जाता है? उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। अब देखिए ये उपनिषद की रचनाएं कब हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी, याद रखिएगा, उत्तर वैदिक। देखिए एक ऋग वैदिक था, तो ऋग वैदिक में तो वैदिक उसका ये जो वेद का हुआ था रचना, और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? इसी उपनिषद का क्या हुआ था? रचनाएं हुआ। तो उत्तर वैदिक काल, इसी में क्या हुआ था? ये उपनिषद का रचनाएं हुआ था। अगर कोई पूछे कि किस काल में, तो उत्तर वैदिक काल में उपनिषद की रचनाएं हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पहली बार इकबाल ने इंकलाब शब्द का प्रयोग किया। तो पहले बार ये याद रखिए, देखिए क्वेश्चन में ही आपको याद करना है कि कौन है इकलाब, इकबाल, सॉरी इकबाल है। इन्होंने क्या किया था? इंकलाब जो शब्द है, इसका इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह मूवी देखे होंगे, लेजेंडरी मूवी, अच्छी मूवी है, उसको आपको देखना चाहिए। अगर जो बहुत लोग देखे होंगे, काफी कम ही लोग होंगे नहीं देखे होंगे। तो इंकलाब जो शब्द है, ये है उन्होंने पहली बार किया था, तो उसमें भगत सिंह ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो इकबाल साहब है, इन्होंने क्या किया था? इकबाल शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। अब पूछ रहे हैं उन्होंने अपनी किस पुस्तक में किया था पहली बार, ठीक है। तो उन्होंने अपने किस पुस्तक में किया था? तो याद रखिएगा उनकी पुस्तक थी बंग ए दर्रा। उन्होंने पहली बार इसी पुस्तक में किया था पहली बार। तो बंग ए दर्रा याद रख लेंगे इनकी पुस्तक। एक इनकी पुस्तक और याद रख लेंगे, कौन सी पुस्तक है? उनकी पुस्तक है ताराना ये हिंद, ये भी क्या है? इन्हीं की पुस्तक है, ताराना ये हिंद और बंग ए दर्रा। लेकिन बंग ए दर्रा में पहली बार इंकलाब शब्द का प्रयोग किया गया था। अब गुब्बारे खातिर जो वर्ड है ये किसके बारे में? तो गुब्बारे जो खातिर है, ये अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। यहां लिख देता हूं अबुल कलाम आजाद,
ठीक है, तो अबुल कलाम आजाद, इनकी पुस्तक क्या थी? गुब्बारे खातिर। तहजीब उल अखलाक, ये पुस्तक पूछा गया है, तहजीब उल अखलाक किसकी पुस्तक है? तो ये सर सैयद अहमद की पुस्तक है, याद रख लेंगे किसकी? सर सैयद अहमद, ठीक है, इनकी पुस्तक कौन सी है? तहजीब उल अखलाक है सर सैयद। बंग ए दर्रा, ये इकबाल साहब की पुस्तक है। और तराना भी इन्हीं की पुस्तक है। गुब्बारे खातिर अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। आई होप आपको याद हो गया होगा, ये पुस्तक याद कर लीजिए। ऐसे प्रैक्टिस करते चलिए, ऐसे हर चीज याद हो जाएगा। देखिए, मेरा ये मकसद नहीं होता कि बहुत सारा क्वेश्चन करवा दूं, एक दिन में 200 400 क्वेश्चन करवा दूं और वो याद ना हो। देखिए, टेस्ट का मतलब होता है जितना भी आप टेस्ट दीजिए, चाहे 10 ही टेस्ट दीजिए पेपर तक, लेकिन जो टेस्ट दीजिए सभी टेस्ट आपको याद रहे, नहीं तो उसका मतलब नहीं रह जाता है और भी कंफ्यूजन वहां हो जाता है, जो कि जो आपका एक्यूरेसी है वो बेकार हो जाता है पेपर में, क्योंकि ज्यादा पढ़ जाएंगे, वो कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, वो याद नहीं होगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर एक्यूरेसी खराब हो जाता है। इसीलिए 10 ही टेस्ट करिए, लेकिन उस 10 टेस्ट को बढ़िया से करिए, ठीक है। अब ऐसा भी देखिए, बहुत सी जो बड़ी बड़ी कोचिंग, ऐसा नहीं कि 50-60 टेस्ट सीरीज निकाल देती हैं, वो ज्यादा 20 टेस्ट 25 टेस्ट से ज्यादा नहीं निकालती हैं, ठीक है। वो भी जानते हैं, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन एक पेपर में 200 क्वेश्चन रखना, फिर उसको सॉल्व करना, उसको याद करना, और हर चीज को कॉन्सेप्ट बैठाना थोड़ा टफ होता है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या करें, हाइग्रोमीटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो ये करें, हाइग्रोमीटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या इसमें तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व पाया जाता है। देखिए, हाइग्रोमीटर के लिए द इट मेजर्स द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विडिटी, इससे तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, तो ये मेजर किया जाता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये एकदम सही है, पहला वाला तो एकदम सही है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तो ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पर ये वर्क करता है, पलवन के सिद्धांत पर ये वर्क करता है, तो दोनों ही आपका कथन सही है। तो ये याद रखिए, कौन सा कथन सही है? दोनों ही कथन, सत्य पूछा था तो दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा, यहाँ पर कह रहा है, जिनको इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा हिंदी में, वो इंग्लिश में पढ़ लेंगे, क्योंकि साइंस वाला थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा कम लोगों को समझ में आता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? ठीक है, अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सडनली डिसअपियर्ड हो जाए, मतलब खराब हट ही जाए। अभी चल रहे हैं हम ना, एक बार ऐसा आए कि क्या पूरी तरह से, ये हॉलीवुड मूवी देखेंगे वहां पे ये सब ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, पहला कार्य है, तो वस्तु का जो द्रव्यमान है वो शून्य हो जाएगा। दूसरा करें, वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाएगा। दूसरा करें, वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाएगा, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो। तीसरा करें, वस्तु का भार एवं द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। चौथा करें, वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हट ही जाएगा ये, और ये भी सब हट जाएगा। देखिए, जब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, अचानक लुप्त हो जाता है, अचानक गायब हो जाता है, वहां क्या होता है, जो वस्तु का भार होता है, वेट होता है, वो क्या होता है, ये वस्तु का भार वहां पर शून्य हो जाएगा, ठीक है। द वेट ऑफ, और ये इस पर ये जो आपका ये द्रव्यमान है, जो मास है, ये नहीं प्रभाव, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम पृथ्वी से चांद पर जाएं तो क्या होता है, हमारा वेट, ठीक है, वेट पर प्रभाव पड़ता है, मास पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो उसी इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, आप उड़ने लगेंगे हवा में, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया, चलते हैं नेट देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल है, ठीक है। अब देखिए, इंग्लिश वाले में देख लीजिए, डस्ट इज द रीजन ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द लाइट इन द एटमॉस्फेयर, मतलब कह रहे हैं कि जो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है, मतलब प्रकाश का डिफ्यूजन होता है, प्रकाश इधर उधर जो फैलता है, उसका मेन कारण क्या है, होता है वो धूल होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इसका मेन कारण क्या होता है, धूल। असत्य कथन सुन चुनना है, तो यहाँ पर सही है, हाँ। इसका जो मेन कारण होता है धूल होता है। क्यों? क्योंकि जो ये प्रकाश आता है तो इतना एटमॉस्फेयर में धूल होता है कि उससे क्या होती है, लाइट इधर उधर चली जाती है, जिससे क्या होता है, जो लाइट की वो
आपका वेवलेंथ सही होता है वो तो आपको दिख जाता है सही से, जैसे रेड कलर का वो ज्यादा दूर तक, लेकिन जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो दिखता नहीं है। ठीक है, अभी आप जैसे घर पे बैठे हैं, रोशनदान है, शाम के टाइम देखिए रोशनदान से जो लाइट आती है उसमें दिखता रहता है कितने ज्यादा धूल है। अगर झाड़ू उड़ू लग रहा है थोड़ा सा तो उसमें दिख जाता है कि कितना धूल आ रहा है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका यही है, रोशनदान से जब धूप आए तो देख लिया करिए, देखिए कितना धूप उसमें धूल है। ये देखिए ये आपका सही है। दूसरा करें, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो हाँ, जो रेड कलर का तरंग दैर्ध्य होता है विबग्योर पढ़े ना, तो वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो एकदम सही है, तो एकदम तीनों ही आपका सही है। तो ये पूछ रहा असत्य कथन कौन सा है, तो कोई भी यहाँ पर असत्य कथन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं ध्वनि की गति निर्भर करती है, स्पीड ऑफ साउंड किस पर निर्भर करती है, ये बताना है। स्पीड ऑफ साउंड किस पर निर्भर करती है, तो ये करती है डेंसिटी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। किस पर निर्भर करती है, डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी, याद रखेंगे, डेंसिटी पर निर्भर करती है और इलास्टिसिटी पर निर्भर करती है ऑफ द मीडियम, इसी पर निर्भर करती है स्पीड ऑफ साउंड। जिसे आप देखे होंगे, अगर कोई ये आप एक खोखला लोहे की पाइप ले लीजिए और एक क्या कर दिए, एक जिसमें आपका खोखला ना हो, ठीक, उसकी पाइप ले लीजिए। फिर इधर से जब आवाज देखेंगे इधर अलग आएगा, इधर से आवाज देखेंगे इधर अलग, मतलब आएगा तो आवाज, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में ये पहुंचेगी। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए, किस पर याद रखिएगा, डेंसिटी पर निर्भर करती है, घनत्व पर निर्भर, इलास्टिसिटी पर निर्भर करती है, ऑफ द मीडियम माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, ध्वनि की गति निर्भर करती है। तो ये याद रखिए कौन सा आंसर हो, बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा। नेक्स्ट कह रहा है राज्य है और राजवंश है कि बरार में कौन सा राजवंश था, बीजापुर में कौन सा राजवंश था, अहमदनगर में कौन सा राजवंश था, गोलकुंडा में कौन सा राजवंश था। अब यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर इसमें इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये बताइए कौन सा। तो यहाँ पर बताइए बरार, बरार में कौन सा राजवंश था, तो बरार में याद रखिएगा इमाद शाही राजवंश था। तो बरार में कौन सा राजवंश था, इमाद शाही राजवंश था बरार में। ठीक है, ये याद रख लेंगे। बीजापुर में कौन सा था, बीजापुर में कौन सा था, आदिल शाही राजवंश था। बीजापुर में कौन सा, आदिल शाही। अहमदनगर में कौन सा था, तो अहमदनगर में निजाम शाही था। तो याद रखेंगे अहमदनगर में निजाम शाही था। गोलकुंडा में कुतुब शाही था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बरार में इमाद शाही, यहाँ पर आपका बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। बरार में इमाद शाही है, बरार में इमाद शाही है। बीजापुर में आदिल शाही है, तो याद रखिए आदिल। ठीक है, तो आदिल बीजापुर में, ठीक है, बीजापुर में आदिल याद रख लेंगे। अहमदनगर में निजाम, ठीक है, तो याद रखिए अहमद, तो अहमद में निजाम। और गोलकुंडा में कुतुब शाही। ठीक है, तो कैसे भी करके कुछ ट्रिक व्रिक बना के ये तो चारों याद ही कर लेंगे, क्योंकि अगर ये चारों याद रहेगा और भी कुछ दे देगा तो आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट। देखिए पेपर में क्रैक करने का तो यही मेन तो बहुत इफेक्टिव होता है कि अगर कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाता है, अगर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है और भी राजवंश आ जाते हैं तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, 50-50 में खेल सकते हैं। तो ये याद कर लीजिए, बरार इमाद शाही याद रखेंगे, बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर निजाम शाही, गोलकुंडा क्या है, कुतुब शाही है। गोलकुंडा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये बताइए बाबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में किनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले बाबर द्वारा कौन कौन से युद्ध कब लड़े गए थे। तो बाबर, अभी आपने पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, ये सब तो जान ही रहे होंगे। तो पहले कौन सा होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ये पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था ये बताना है। ठीक है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये कब लड़ा गया था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था, ये याद रख लेंगे। इसके बाद पानीपत का किसके किसके मध्य लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, किसके मध्य, बाबर और इब्राहिम। यहीं से तो ही मुगलों का आगमन हो गया और मुगलों का साम्राज्य बढ़ता चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब दूसरा कौन सा आता है, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 26 हो गया, इसके बाद 27, लगातार ही चला था।
खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ये किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य, ठीक है। तो किसके मध्य? बाबर और राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी क्या है, बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। तो आपसे इससे रिलेटेड, खानवा के युद्ध से, राणा सांगा से रिलेटेड जितना भी आपको फैक्ट मिले उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने का चांस बहुत ज्यादा है, चाहे वो आईएएस का पेपर जो लोग दे रहे हैं वहां भी, और जो पीसीएस का पेपर दे रहे हैं वहां भी, ठीक है। तो बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध याद रख लेंगे। चंदेरी का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था, ठीक है, मेदिनी राय। तो मेदिनी राय के मध्य चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1528 ईस्वी में ये लड़ा गया था, मेदिनी राय के मध्य और राणा सांगा के मध्य, वो मेदिनी राय और बाबर के मध्य, ठीक है, बाबर द्वारा ही लड़ा गया था ना। तो बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में चंदेरी का युद्ध। घाघरा का युद्ध, ये अफगानों से युद्ध हुआ था बाबर का, ठीक है। ये कब हुआ था? 1529 में हुआ था। तो आपको पता हो गया किससे क्या हुआ था। पानीपत का इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का हुआ था। दूसरा, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में बाबर का राणा सांगा के मध्य हुआ था। तीसरा, चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के मध्य हुआ था। चौथा क्या हुआ? घाघरा के युद्ध 1529 में अफगानों के बीच और बाबर के मध्य हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलते हैं नृत्य। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है, ये पूछ रहा है। which are the following example of the conversion of the chemical energy into heat energy? chemical energy into heat energy, ये बताइए। तो देखिए केमिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कौन सा कर सकता है? तो ये मोमबत्ती ही कर सकती है। ये देखिए केमिकल एनर्जी होती है, मतलब केमिकल टाइप होता है ना, तो वो क्या करती है? हीट में, उष्मा में बदल देती है, हीट में बदल देती है। डायनमो क्या करता है? डायनमो याद रखेंगे, डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो याद रख लेंगे ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल क्या होता है? सौर सेल अभी देखिए बहुत इसका प्रचलन, सोलर का गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, और ये सौर सेल बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है, आपके नेचर के लिए, ठीक है। तो ये आपके इन्वायरमेंट के लिए, तो ये जो भी लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको अपने घर में जरूर लगवाइए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, तो सौर मतलब जो रोशनी आती है उसको विद्युत ऊर्जा में, तो सौर ऊर्जा का किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में करता है। विद्युत सेल क्या करता है? तो ये क्या करता है? विद्युत सेल ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो रासायनिक जो अभी जैसे सौर सेल क्या होता है? बैटरी देखे होंगे, बैटरी क्या होता है? वो सेल ही उसमें होता है। तो वो रासायनिक तरीके से होता है ना, केमिकल तरीके से होता है। तो वो क्या होता है? उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपके घर में लाइट वाइट आती है, बस ये याद रख लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा होगा? डी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। करें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजनाएं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यापक कल्याण हेतु चलाई जा रही है? तो ये करें उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए चलाई जा रही है? तो ये कौन कौन? तीनों ही योजनाएं हैं। तो तीनों ही योजनाएं याद रख लेंगे किसके लिए चलाई जा रही है? कौशल सत रंग योजना। कौशल सतरंग योजना किसके लिए है? तो कौशल सतरंग योजना जो एससी और एसटी कम्युनिटी के मतलब जो युवा होते हैं उनके कौशल प्रशिक्षण से रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रखेंगे उनके किससे रिलेटेड है? कौशल प्रशिक्षण से रिलेटेड ये योजना है, ठीक है, स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो कौशल सतरंग स्किल ट्रेनिंग से है एससी एसटी युवाओं के। सीएम शिक्षुता योजना किससे रिलेटेड है? अब देखिए इसमें क्या होता है, युवा आबादी को, इन्हीं मतलब इसी एससी एसटी कास्ट को, मतलब युवा आबादी को 2500 रुपए का वजीफा दिया जाता है। याद रखें कितना? 2500 रुपए का
वजीफा दिया जाता है। ये भाग्य लक्ष्मी योजना किससे है? तो ये जो गरीब SC ST परिवार की लड़कियां हैं उनको क्या किया जाता है, इनको 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, गरीब होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 50,000 रुपए तक की क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। तो शिक्षुता योजना में 25 रुपए का योजना दिया, वजीफा दिया जाता है। कौशल सतरंग में ट्रेनिंग दिया जाता है, स्किल ट्रेनिंग फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। भाग्य लक्ष्मी योजना 50,000 रुपए तक का ये एड प्रोवाइड किया जाता है। तो ये याद रखेंगे, तीनों ही आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या करा है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का क्या तरीका है? तो मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, अभी हमने बताया था ना, कौन सा माइक्रो होता है, कौन ये माइक्रो होता है। ठीक है, तो वो याद कर लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, करें उर्वरकों का सावधानी पूर्वक डालना। देखिए, जो मिट्टी में पोषक खाद नहीं डाला जाता है, अभी जैसे गेहूं की कटाई हो रही है, फिर उसमें खाद डाल के ये सब जुताई करेंगे, ठीक है, या जुताई करके खाद डालेंगे ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। ठीक है, तो क्या है, उर्वरकों का सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाता है। जैविक खाद का प्रयोग करिए ज्यादा से ज्यादा, वो इन्वायरमेंट के लिए भी सही होता है। फसल चक्रण को बनाए रखा जाता है। जैसे क्या होता है फसल चक्रण, क्या पोषक तत्वों में क्या भूमिका निभाते हैं, इसका बारे में बताता हूँ। जैसे अभी क्या हो रहा है, गेहूं की क्या हो रही है, कटाई हो रही है। गेहूं आपका खेतों से कट जा रहा है तो उसमें पोषक तत्व नहीं है। अब उसमें पोषक तत्व तो सब गेहूं जो हुआ वो ले लिया। तो अब वहां पर पोषक तत्वों के लिए इसी बीच में क्या बैठाया जाता है, इसी बीच में दलहनी फसलों को उसमें बैठा दिया जाता है, जैसे जो बहुत कम समय के अंदर हो जाएं। जैसे क्या होता है, कई जगह पर उड़द को बैठाया जाता है। ठीक है, जहां तक मुझे याद है, उड़द उड़द क्या करता है, दलहनी फसलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इसका बहुत कार्य होता है। ठीक है, तो ये उड़द बैठा दिया जाता है, तो 2-3 महीने में ये उड़द क्या होता है, कट जाता है। फिर उसमें धान की बुवाई करते हैं, तो जो कि धान की बुवाई अच्छे तरीके से होती है क्योंकि वहां पर पोषक तत्व तो मिल गए। तो याद रखिएगा, फसल चक्रण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर ये नहीं कि गेहूं बैठाएं फिर इसके बाद धान, तो ये फिर गेहूं बैठा दिए, फिर वो धान, फिर धान, ऐसे तो ये थोड़ा हो तो जाएगा लेकिन पोषक तत्व तो नहीं मिल पाएंगे उतना। तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? कह रहे हैं जो कौन सा रोग जो है वो कौन बैक्टीरिया नहीं है, मतलब नॉट काज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से नहीं होता। अब देखिए, जो हेपेटाइटिस होता है वो किससे होता है? तो हेपेटाइटिस जो होता है वो आपका वायरस जनित रोग है। तो हेपेटाइटिस किससे रोग होता है? हेपेटाइटिस वायरस से होता है। टाइफाइड जो होता है वो किससे होता है? तो टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड है ना, बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड में क्या होता है, बुखार बहुत तेज होता है, प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा टाइफाइड जैसे ही बुखार हो, काफी समय दिन तक रहे, तुरंत टाइफाइड की जांच करवाना चाहिए। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि टाइफाइड है या नॉर्मल बुखार है। क्षय रोग जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोला जाता है, तो क्षय रोग जिसको ट्यूबर, ये भी क्या होता है, जीवाणु जनित रोग होता है। ये टाइफाइड और टीबी, टी से दोनों पढ़ा ना, तो टाइफाइड और टीबी, ये यहाँ एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स क्या होता है, ये भी जीवाणु जनित रोग होता है। तो ये याद रखिए, टाइफाइड, टीबी, आपका एंथ्रेक्स, ये क्या होता है, ये सब जीवाणु जनित। लेकिन हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस आपका वायरस से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, करें एक मोमबत्ती की ज्वाला सबसे अधिक गर्म भाग होता है। जैसे क्या करें, मैं एक मोमबत्ती, मान लीजिए ये आपका मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है, ये करें इसमें सबसे जो अधिक ये गर्म भाग होता है, ये मोमबत्ती है, ठीक है, तो इसमें करें सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है? करें ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, करें जो बाहर का, जैसे आप सूर्य की वो देखे होंगे कि उसमें बोला जाता है कौन सा भाग ये है, वैसे यहाँ भी होता है। जो करें ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, जो ज्वाला का दीप्त क्षेत्र होता है वो सबसे ज्यादा जलन होता है। अब यहाँ करें डार्क जोन ऑफ द फ्लेम, करें जो डार्क जोन होता है फ्लेम का वो सबसे ज्यादा। यहाँ करें आउटर ब्लू जोन ऑफ द फ्लेम, करें जो ब्लू जोन होता है वो सबसे ज्यादा, मतलब ज्वलनशील होता है। तीसरा करें सेंट्रल येलो जोन ऑफ द फ्लेम, तो देखिए येलो वाला तो कट ही गया आपका। देखिए यहाँ पर आपका ब्लू जोन और डार्क जोन में इसी में कंफ्यूजन होगा। अब यहाँ पर ल्यूमिनस जोन, ये भी हट गया।
अब देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका होता है, तो डार्क जोन ऑफ द फ्लेम, जो ज्वाला का अदीप्त क्षेत्र होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, अधिक गर्म भाग होता है। तो याद रखिएगा बी वाला आंसर हो जाएगा, डार्क जोन ऑफ द फ्लेम सबसे ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, ब्लू जोन भी होता है लेकिन डार्क जोन सबसे ज्यादा। तो डार्क जोन ऑफ द फ्लेम क्या होता है, एकदम डार्क होता है। जैसे तो कोई चीज जलता है तो देखिए एकदम डार्क, वो जब बहुत देर तक जलता है तो वो क्या करता है, बहुत डार्क हो जाता है। तो वही, तो ज्वाला का अदीप्त क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, करें एक युग्मनज में कितने केंद्र होते हैं, तो एक युग्मनज में कितने केंद्र होते हैं ये बताना है। तो एक युग्मनज में मतलब हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर द इन जायगोट, जायगोट में कितने न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, तो कितनी होती हैं, एक, वन न्यूक्लियाई होता है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई होता है जाइगोट में, ये याद रखें। अब यहाँ देखिए, करें एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। स्थिर वैद्युत बल संपर्क बल का उदाहरण है। करें जो स्थिर वैद्युत बल है वो संपर्क बल का उदाहरण है। इसमें कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, एक बार बताइए। इंग्लिश वाला पढ़ता हूँ। द फोर्स अप्लाइड बाय द चेंज ऑब्जेक्ट एंड एन अदर चार्ज आर अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये देखिए एकदम सही कह रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब एक चार्ज वस्तु द्वारा दूसरी चार्ज वस्तु आवेशित वस्तु पर बल लगाया जाता है, क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत बल कहलाता है। एकदम सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए एग्जाम्पल ऑफ एन कॉन्टैक्ट फोर्स। करें ये एक कॉन्टैक्ट है, देखिए ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि जो ये विद्युत बल होता है ये विदाउट कांटेक्ट भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे देखते नहीं है कि यहाँ पर है तो यहाँ से उत्पन्न हो रहा है विद्युत बल। ठीक है, तो विदाउट कांटेक्ट के मतलब संपर्क ना होने पर भी यह बल कार्य करता है। ठीक है, तो ये तो दूसरा गलत हो गया, पहला आपका सही है, संपर्क ना होने पर भी ये कार्य करता है। तो एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे आवेशित अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। एकदम सही है। तो यहाँ पर फिर कौन सा कथन करें कि सही है, तो यहाँ पर पहला वाला सही है क्योंकि सी, ठीक है, तो दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, करें एक पूर्णतः प्रतिशतवात्मक बाजार का परिभाषित लक्षण कौन नहीं है। करें व्हिच वुड नॉट बी टर्मिनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए परफेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट, मतलब कम्पिटेटिव मार्केट का कौन सा जो लक्षण नहीं है ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। करें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर इन द मार्केट। करें जो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और सेलर होते हैं वो एक कम्पिटेटिव मार्केट का लक्षण होता है। तो हाँ देखते हैं क्या होता है, कहीं ऐसे स्थान देखते हैं जहां पर उसी प्रकार की दुकान है। मान लीजिए कोई ऐसा स्थान है जहां पर सिर्फ गोल्ड की दुकान है। ठीक है, तो वहां पर बहुत ज्यादा लोग आते हैं सिर्फ कितने, गोल्ड खरीदने के लिए। बहुत ज्यादा वहां पर जो दुकानदार है, शॉप है, उनके मध्य कंपटीशन होता है। तो याद रखिए लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं और सेलर होते हैं। तो एकदम सही है। कम कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो होता है इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है, तो ये भी सही है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट फर्म इन द मार्केट, जो फ्री एंट्री और एग्जिट फर्म इन द मार्केट, एवरी फर्म शुड प्रोड्यूस एंड सेल डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स। देखिए प्रत्येक फर्म विभिन्न रूप का उत्पादन और विक्रय करता है। नहीं देखिए यहाँ पर उसी से देखिए, अगर आपका क्या कॉम्पिटिटिव, तो अगर अलग अलग करें, मान लीजिए आप क्लास में हैं, आप मतलब इस कॉलेज में जा रहे हैं, आपका दोस्त आप हैं और आपका एक दोस्त है। ठीक है, आप और आपका दोस्त है, अगर आप दोनों क्या कर रहे हैं, दूसरे मतलब एक ही कॉलेज में जा रहे हैं और आपका क्लास अलग है, ये उनका क्लास, उनका सब्जेक्ट अलग है, वो बायो से हैं, वो मैथ से हैं, तो क्या करेंगे आप, उनसे आपका कंपटीशन नहीं होगा। जो मैथ के स्टूडेंट होगा आपका उनसे कंपटीशन होगा, क्योंकि आपको आगे क्या करना है, जेई मेंस ये सब आईआईटी देना है। तो ये क्या होता है, और यहाँ जो ये जो आपका मेडिकल का स्टूडेंट होगा उसका क्या होगा, उसको एमबीबीएस देना होगा। तो डिफरेंट हो गया, तो आपका कंपटीशन नहीं है। तो यही करा है, प्रत्येक फर्म का रूप वस्तु का उत्पादन और विक्रय, मतलब प्रत्येक फर्म विभिन्न रूप, विभिन्न नहीं एक ही रूप का, एक ही, आप आईआईटी कर रहे हैं वो भी आईआईटी कर रहा है, तब आपके मध्य कंपटीशन होगा। ठीक है, अलग अलग करें तो उतना कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये डी वाला आपका सही है, यही लक्षण नहीं है प्रतिस्पर्धात्मक जो कंपिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है इसका लक्षण नहीं है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
कह रहे हैं कि अब देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जोत का आकार, प्रकार और भूधारण, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कह रहे हैं जो सीमांत जोत जोत होता है, तो सीमांत जोत क्या होता है, 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास भूमि होती है वो सीमांत जोत के अंतर्गत आता है। तो याद रखेंगे 1 हेक्टेयर से क्या होता है, कम जिसके पास भूमि होती है वो क्या होता है, 1 हेक्टेयर से कम, वो सीमांत के अंतर्गत आता है। दूसरा कह रहे हैं लघु जोत। अब एक तो हो गया, अब एक से क्या किया जाता है, 1 से 2 होता है। ठीक, तो 1 से 2 के अंतर्गत कौन सा आता है, ये लघु जोत के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए मध्यम जोत है। अब देखिए 1 से 2 हो गया, ये आपका 4 से होता है, 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य, यही आपका गलत था। किसमें, 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य मध्यम जोत। आप कैसे याद करेंगे, बार बार आप भूल जाएंगे। यहाँ क्या लिखा गया, मैं लिखता हूँ माँ अदधा यम। अब इसमें वर्ड कितने आ रहा है, 1 2 3 4, 4 वर्ड आ रहा है, तो 4। अब 10 तो आगे लगा ही दीजिएगा, क्योंकि बृहत जोत 10 हेक्टेयर से आगे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मध्यम आ गया, मध्यम, बस इतना अगर आपको ट्रिक याद रहता तो आपको काम हो जाता। ठीक है, वहां पर क्योंकि वहां 3 दिया रहता, तुरंत आप आगे लगा आगे, क्योंकि मध्यम या इंग्लिश वाला, हिंदी वाला पढ़िएगा, ताकि जब आपको यहाँ पर ट्रिक हिंदी वाले से है। ठीक है, तो मध्यम, मीडियम होल्डिंग 3, ये 4 से 10 हेक्टेयर होता है। स्मॉल होल्डिंग यहाँ पर 1 से 2 हेक्टेयर एकदम सही है। मार्जिनल होल्डिंग लेस देन 1 हेक्टेयर होता है। लार्ज होल्डिंग मोर देन 10 हेक्टेयर होता है। तो ये याद रखिए, मध्यम का ये काउंट कर लीजिएगा वर्ड, और उसी से होता है 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं था, सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ का निम्नलिखित में समष्टि अर्थशास्त्र की ये विषय सामग्री कौन सी है। देखिए समष्टि होता है, एक बेस्ट होता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक माइक्रो। अब यहाँ पर किसकी बात करें, माइक्रो मतलब बड़े लेवल की इकोनॉमिक्स करें। समष्टि अर्थशास्त्र के विषय सामग्री कौन है, उसमें कौन सा आता है, ये पूछ रहा है। तो समष्टि में कौन सा आता है, तो समष्टि मतलब माइक्रो, बड़े लेवल पे कौन सा आता है, तो ये आपका मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इसमें बड़े पैमाने पर आता है। अब देखिए ये क्या होता है, जिसमें क्या होता है, समष्टि क्या होता है या माइक्रो क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमी, हम इकोनॉमिक्स के पार्ट में इसको डिटेल में पढ़ाए हैं, जाके पढ़ लीजिए। 8 10 लेक्चर हो गए हैं, अभी उसमें कई लेक्चर बाकी हैं। अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो बृहद स्तर पर होता है, जो भारत के पूरे स्तर पर होता है या पूरे वर्ल्ड के स्तर पर होता है, तो वो इन्फ्लेशन जैसे हुआ या मंदी आ गई, ये सब क्या होता है, माइक्रो में आता है। जैसे मैं अगर बेरोजगारी कहूँ, तो बेरोजगारी सिर्फ एक किसी का नहीं हो सकता है। जब बेरोजगारी नाम लिया जाता है तो सब उस समुदाय का, पूरे उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी लिया जाएगा या पूरे भारत की बेरोजगारी लिया जाएगा, तो वो माइक्रो में आ जाता है। ठीक है, बेरोजगारी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया आपका, ये सब किस में आ जाता है, ये माइक्रो। तो ये याद रख लेंगे, ये किस में आता है, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री कौन है, इन्फ्लेशन। बेज रेट ये आपका छोटे स्तर पर होता है, जैसे कहते हैं नहीं, वहाँ का जो काम करने के दर है उतना ही है। ठीक है, फिर जैसे हर सिटी में देखेंगे तो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, मार्केट प्राइस ये भी अलग अलग होता है। मोनोपोली, एकाधिकार, तो ये अलग। अब देखिए इसका एग्जांपल, जैसे अगर मैं कहूँ कोई नोएडा जा रहा है काम करने, या कोई अगर लखनऊ, तो लखनऊ से ज्यादा कहाँ पर बेज रेट मिलेगा, लखनऊ से ज्यादा नोएडा में मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बेज रेट पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में एक ही है। तो ठीक है, तो वो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये, या बेरोजगारी पूरे वर्ल्ड में होती है, ठीक है, या इन्फ्लेशन बड़े स्तर पर होती है, ये इनको माइक्रो में काउंट करते हैं। समष्टि मतलब बड़े स्तर पर काउंट करते हैं। इतना याद रखिए, जिनको बड़े स्तर पर काउंट करेंगे उनको इन्फ्ले वो ये माइक्रो होता है, जिनको छोटे स्तर पर होता है काउंट करेंगे उनको बेस्ट कहते हैं। तो ये याद रख, चलते हैं देखते हैं। अब देखिए, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं धन विधेयक की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ मनी बिल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और यहाँ कह रहे हैं एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। ये आपका आर्टिकल बताना है। आर्टिकल देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ आर्टिकल हमेशा 100 के ऊपर जितने आर्टिकल हैं, मतलब नंबर आप जैसे आर्टिकल 100, आर्टिकल 102, आर्टिकल 212, आर्टिकल 325, ये सब जो आर्टिकल है इनको ज्यादा डिटेल में पढ़ा करिए। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर, अभी जो ट्रेंड चल रहा है
जो 100 के ऊपर, जितने मैं हमेशा कहता हूं कि जो 100 के ऊपर है उनको ध्यान से पढ़ लीजिए, और 100 के अंदर वाले अब आर्टिकल कम आते हैं। आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए, 3-4 साल का पेपर, जो ऊपर वाले आर्टिकल हैं वही ज्यादा पूछ रहे हैं। अब देखिए, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा किसमें दिया गया है? तो याद रखेंगे, जो मनी बिल की परिभाषा 110 में दिया गया, आर्टिकल 110 में मनी बिल दिया गया है। एनुअल फाइनेंशियल वित्तीय वितरण ये किसमें दिया गया है? एनुअल फाइनेंशियल वितरण, वित्तीय वितरण, ये आर्टिकल 112 में दिया जाता है। विनियोजन विधेयक, ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल, ये किस में आता है? तो एप्रोप्रिएशन बिल किस में आता है? 114 में आता है, तो ये इसमें आ जाएगा। वित्त विधेयक किस में आ जाएगा? तो वित्त विधेयक किस में आ जाएगा? 117 में आ जाएगा। फाइनेंस बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, वित्त से रिलेटेड सब कुछ है। धन विधेयक की परिभाषा 110 याद ही रहता है आपको। वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण 110, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए का कौन सा है? धन, ये ए का पहला है, तो ए का पहला हो गया। वित्त वार्षिक वित्तीय विवरण 112 हो गया, तो बी का चौथा हो गया। ए का पहला और बी का चौथा, दो में है। यहाँ विनियोजित अनुच्छेद 114 हो गया, तो अप्रोप्रिएशन बिल, तो ये सी का तीसरा हो गया, तो सी का आपका तीसरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो आपका बी का सही है, बी वाला सही हो जा रहा, ठीक है। अब वित्त विधेयक 117 हो गया, ठीक, ये वाला आपका सही है। चलते हैं ना, ये पूरा याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं ना, देखते हैं। अब देखिए, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। किसमें मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है, ये पूछ रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं, अब यह अभिकथन निम्न में से किस वाद में उल्लेखित है? तो ये जो मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है, ये किस वाद में, जो मतलब ये केस चल रहा था, किस में ये उल्लेखित है? तो ये कौन सा केस था? ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में, इसी में कहा गया था, इसी में कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, हर बार पूछा जाता है। तो ज्ञान कौर बनाम, यहाँ पर ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1996। अच्छा, मेनका गांधी वाला केस याद रखिए, ये किससे रिलेटेड है? ये भी अनुच्छेद 21 की व्याख्या करता है। कौन सा केस? मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या होता है? ये भी आर्टिकल 21 की डिटेल में व्याख्या करता है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। इसमें इंदिरा साहनी केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंदिरा साहनी केस कब आया था? 1993 में। ये किससे रिलेटेड है? इंदिरा साहनी केस है ओबीसी को आरक्षण देने से रिलेटेड है। इन्होंने कहा था ओबीसी का आरक्षण सही है। तो इंदिरा साहनी जो बनाम भारत संघ 1993 में आया था, ये क्या था? ये ओबीसी आरक्षण, सॉरी, ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड था। सब याद कर लीजिए, हो सकता है कहीं से पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शकील अहमद बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1974 में। लेकिन ये आपका मेनका गांधी केस जो आर्टिकल 21 के व्याख्या से रिलेटेड है। इंदिरा साहनी ओबीसी से रिलेटेड है। ज्ञान कौर बनाम स्टेट, ये याद रख लेंगे, ये 21, ये मृत्यु का अधिकार ये शामिल नहीं है, इससे लिया गया है। चलते हैं, देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में की गई थी, ठीक है। तो कृषि सहकारी विपणन संगठन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, कब किया गया था? 1958 में किया गया था, 2 अक्टूबर को, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1958 में किया गया था। अब इसका ये किससे संबंधित है? तो जो कृषि की वस्तुएं होती हैं, उनका मैनेजमेंट करना, उनका निर्यात करना, उनका आयात करना। तो ठीक है, तो इतना 3 चीजें याद करने हैं। कौन कौन सी चीजें याद करना है? जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को क्या करता है? ये मैनेज करता है। क्या करता है? इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट, इसके बाद क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और मैनेज क्या करना, इसका काम होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये अक्टूबर 1958 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर वस्तुएं होते हैं, इनका काम कौन करता है? तो यही करता है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं, निम्न में से यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूपीआई जैसे चलाते नहीं, भीम यूपीआई, पे, ये सब चलाते नहीं है, तो वो यूपीआई का पूर्ण रूप पूछ रहा है। ये क्या है? 78।
तो ये इसका सिंपल ही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस देखिए, आपके आर ओ में कुछ जो टर्म होते हैं शॉर्ट टर्म, उनको याद करिए, क्योंकि कई बार पिछला ट्रेंड देखेंगे तो ये कई बार पूछा गया है पिछले ट्रेंड से रिलेटेड कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है इनका। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है इनका फुल फॉर्म, देखते हैं। अब देखिए, किसने अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंड एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्शन, याद रखें क्या करें, ह्यूमन एडॉप्शन में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी अवधारणा का प्रयोग किसने किया था, ठीक है, तो ये बताना है। तो इनकी पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, 1976 में प्रकाशित हुई थी। ये हैं कौन, ये हैं बेनेट, याद है, जॉन डब्ल्यू बेनेट, इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम किसका किया गया था, द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, ये याद रखेंगे, द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, ये सर्वप्रथम अवधारणा इन्होंने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया था। यही पुस्तक थी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्शन, ठीक है, बेनेट द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, करें भारत में संकटग्रस्त प्रजाति घोषित खराई ऊंटों का निवास स्थल कौन सा है। खराई ऊंटों का निवास स्थल पूछ रहे हैं, ये कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। तो खराई ऊंटों का जो निवास स्थल होता है वो कौन सा है, गुजरात में, राजस्थान मत लगाइएगा, ये आपका गुजरात है। अब देखिए, खराई ऊंट क्या होता है, ये क्या खाते हैं, जो मैंग्रोव पेड़ पौधे होते हैं उनको खाते हैं। याद रखेंगे, जो मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव की चराई पर ही ये ऊंट निर्भर करते हैं, और ये समुद्र जल में 3 किलोमीटर तैरने में सक्षम होते हैं। सोचिए, ऊंट 3 किलोमीटर तैरने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो ऊंट 3 किलोमीटर तैरने में सक्षम होते हैं, तैरने में सक्षम, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, 3 किलोमीटर समुद्र में तैरने में सक्षम होते हैं, मैंग्रोव के खाने पर ये डिपेंड होते हैं। तो ये कच्छ में पाए जाते हैं, खराई ऊंट का निवास स्थल। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है यहाँ पर, कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए, यहाँ क्या करा है, इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, तो सही है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो एकदम सही है। इकोनॉमिक अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया जाता है, तो ये याद रख लेंगे। दूसरा क्या रहे हैं, इसे प्राय संसद के बजट पेश किए जाने के एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। इट यूजुअली प्रेजेंटेड ए डे बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट इन द पार्लियामेंट, तो एकदम सही है। करें कौन सा असत्य है, तो हमको कुछ भी असत्य नहीं लग रहा है तो हम लगा देंगे डी, कहेंगे हमको कुछ असत्य नहीं लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, करें ई श्रम पोर्टल का प्रयोग किसके डेटाबेस के पंजीकरण में के लिए किया गया था। ई श्रम पोर्टल का प्रयोग किसके डेटाबेस के पंजीकरण के लिए किया गया था, अब बताइए। ई श्रम पोर्टल यूज्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ द डेटाबेस, ठीक है, किसके, तो ये किसके लिए किया गया था, तो याद रख लेंगे, ये असंगठित श्रमिक के लिए किया गया था। ई श्रम एंड पोर्टल जो असंगठित श्रमिक होते हैं उनको राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए उनके किया गया। तो जो असंगठित अनऑर्गेनाइज लेबर कौन होते हैं, जैसे लोग एक दिन के बेसिस पर काम करते हैं कि हमें एक दिन का ये दिहाड़ी दे दीजिए, हम उसी पर काम करें, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं। तो ई श्रम पोर्टल उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या क्या राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कथनों पर विचार कीजिए। तो ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पर विचार कीजिए। तो पहला क्या करा है, इसका उद्देश्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 MMT करें, 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता विकसित करना, पहला ये करें। दूसरा करें, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके कार्यवाहन के लिए नोडल मंत्रालय है। सही पूछ रहे हैं, हमेशा ये जरूर देखा करिए सही की गलत पूछ रहे हैं, तो इसमें कौन सा आपका सही है, ये कह रहे हैं। देखिए, पहला वाला एकदम सही है। इसका उद्देश्य क्या है, 2030 तक प्रतिवर्ष 5 MMT की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना, पहला एकदम सही है। दूसरा कह रहे हैं, पहला सही है। दूसरा कह रहे हैं यह पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय। अब देखिए, हरित हाइड्रोजन, अब हरित हाइड्रोजन है तो इससे क्या रिलेटेड होगा, कि ये किससे होगा, कौन सी मिनिस्ट्री इसमें काम करेगी, तो इसमें कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है, तो याद रखिएगा इसमें कौन सा
नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है, ये काम करता है। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ये काम करता है, ना कि ये पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय काम करता है। तो कौन काम करता है, मैं लिख देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा काम करता है? मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल जो एनर्जी है, ये मंत्रालय है, ये काम करता है। तो ये याद रख लेंगे। ये नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा वाला आपका गलत हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए परियोजना उन्नति का उद्देश्य क्या है। परियोजना उन्नति क्या है? देखिए परियोजना उन्नति गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए लाया गया था क्योंकि जैसे आप देख रहे होंगे क्या किया गया था। अब मनरेगा के जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको क्या किया जाता है, कुछ दिन के लिए, 100 दिन के लिए रोजगार दे दिया जाता है। तो क्या किया जाता है, जब 100 दिन के लिए रोजगार दे दिया जाता है, इसके बाद उनके अंदर कोई स्किल नहीं रहती है, ठीक है। जो जब उनको रोजगार दिया जाता है तभी वो, इसीलिए क्या किया गया था, सरकार ने सोचा कि जो मनरेगा के लेबर है, क्या इनको थोड़ा सा कौशल युक्त बनाया जाए, इनके अंदर स्किल्स डेवलप किया जाए, ताकि ये क्या करें, जब इनको रोजगार ना सरकार दे, मतलब 24 दिन का होता है, जब सरकार इनको रोजगार न दे पाए तो क्या करें, ये खुद के स्किल बेस पर अपना काम कर सकें। इसीलिए परियोजना उन्नति लाया गया 2022-23 के ये आर्थिक समीक्षा में इसको प्रकट किया गया था। कौन सा? परियोजना उन्नति। तो परियोजना उन्नति का यही काम होता है कि जो मनरेगा श्रमिक हैं उनके कौशल आधार को बढ़ावा देना, इनहेंसिंग स्किल बेस ऑफ मनरेगा वर्कर्स। उनके स्किल्स को सरकार सही सोच रही है, क्योंकि अगर उनके पास एक बार स्किल्स आ जाएगा तो उनके अंदर कोई काम की कमी नहीं होगी। कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है आदमी गरीब कभी नहीं हो सकता अगर आदमी के पास क्या है, स्किल्स है। हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो उसमें हम आपको बताते हैं कि आदमी कभी भी गरीब नहीं हो सकता अगर उसके पास स्किल्स है किसी प्रकार का, ठीक है। तो गरीबी में हमने ये डिफिनीशन दिया था, ठीक है, पढ़ाया था। तो मनरेगा श्रमिकों को कौशल आधार को बढ़ाना, तो ये वाला उन्नति इसी का, परियोजना उन्नति इसी, यही उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या करें, भारत में धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को अपनाया गया। जो भारत में कह रहे हैं धर्मनिरपेक्षता की जो सकारात्मक अवधारणा है उसको अपनाया गया। दूसरा कह रहे हैं यह समाज का बहुधर्मवादी है। अब जो करें यह समाज का बहुधर्मवादी है, तो हाँ दोनों ही सही है। भारत में सेकुलर में जो आपका सेकुलरिज्म ये है, ये अडॉप्ट किया गया। द सोसाइटी हियर इज ए मल्टी रिलीजियस, क्योंकि बहुधर्मवादी मतलब मल्टी रिलीजन, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से रिलीजन है, ठीक है, हजारों रिलीजन हमारे इंडिया में पड़े हैं। तो क्या है, तो ये पहला वाला दूसरा वाला दोनों ही सही है, एक सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है अनुच्छेद 263 अंतर जातीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। कहते हैं जो आर्टिकल 263 है वो क्या कह रहा है, अंतर जातीय परिषद के गठन की इसमें कह रहे हैं कौन सा कथन सही है, ठीक है, इसमें सही कथन पूछ रहे हैं। तो ये एकदम सही है, अनुच्छेद 263 अंतर जातीय परिषद, ठीक है, लिखा गया इंटर स्टेट काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 263 2021 या 23-22 के पीसीएस में यही पूछा गया था शायद, ठीक है। तो ये इंटर स्टेट काउंसिलिंग आर्टिकल 263 मेक प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिलिंग, ये पहला हो गया। दूसरा क्या कर रहे हैं, अंतरराज्यीय विवादों की जांच और सलाह देने के लिए अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। कह रहे हैं कि ये सर्वोच्च न्यायालय का जो आरंभिक अधिकारिता है उसके अंतर्गत आता है, तो एकदम सही है। अब इसके बारे में क्या और याद कर सकते हैं, इसके बारे में ये याद कर सकते हैं कि अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंतरराज्यीय जो परिषद का अध्यक्ष होता है उसका वो मतलब अध्यक्ष कौन होता है, वो पीएम होते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और ये आर्टिकल 263 है, और ये अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत ये आता है। तो ठीक है, तो ये याद, दोनों ही याद रखें। ये प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 263, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ करें निम्न से कौन सा कथन असत्य है। असत्य करें अस्पष्टता की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। करें जो अस्पष्टता है संविधान में परिभाषा नहीं दी गई तो गलत है। अस्पष्टता की जो वो सॉरी ये सही है, ठीक है। अस्पष्टता की जो परिभाषा है वो संविधान में नहीं दिया गया, आर्टिकल दिया गया है, ठीक है। तो ये एकदम आपका सही है। ये अस्पष्टता की परिभाषा संविधान में नहीं दिया गया, एकदम सही है। असत्य हमें खोजना है, अभी नहीं मिला है। पिछड़े हुए नागरिकों का वर्ग संविधान में अपरिभाषित है, ठीक है। द बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन इज अनडिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। अभी हम सही कह रहे हैं, ये असत्य नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण, देखिए 340 प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ बैकवर्ड, तो 340 कहता है, तो ये एकदम सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 341 के तहत गठित एक संवैधानिक आयोग है। अब देखिए राष्ट्रीय जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसका गठन कौन सा आर्टिकल करता है, तो ये आर्टिकल गलत है। यहाँ पर संवैधानिक तो आयोग है लेकिन इसका आर्टिकल गलत है। आर्टिकल कौन सा है, 338 338 है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन आर्टिकल 338 है, ना कि 341 है। 340 कौन सा है, पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है आर्टिकल 340, ठीक है। और ये दोनों ही सही, तो आपका डी वाला असत्य है। डी वाले में अगर हम 338 यहाँ लिख देते हैं कि अनुसूचित जाति के आयोग के लिए ये 338, तो आपका सही हो जाता है, ये तो एकदम सही है, ठीक है। लेकिन ये डी वाला आपका गलत, असत्य पूछा तो यही डी वाला। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि इसमें कोई इच्छुक व्यक्ति जारी कर सकता है, निम्न रिटों में से किसे कोई इच्छुक व्यक्ति जारी करता है। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि ये क्या होते हैं, कि रिट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, फिर बताता हूँ। कोई भी इच्छुक व्यक्ति जारी कर सकता है, भले वह पीड़ित हो या ना पीड़ित हो। तो ये देखिए ये क्या है, ये क्या होता है, ये इसमें देखिए जो मैंडम ये मतलब ये आपका रिट होता है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, ये क्यू वारंटो होगा, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे कौन सा होगा, क्यू वारंटो। अब क्यू वारंटो में क्या होता है, इसको अधिकार परीक्षा भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में अधिकार परीक्षा, ठीक है, ये अधिकार परीक्षा होता है। अब देखिए इसमें मैं बताता हूं आपको क्या होता है। एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा क्यू वारंटो में क्या। अब यहां करें वो कोई भी जारी कर सकता है, तो कैसे कोई भी, मान लीजिए एक बहुत बड़ा क्या है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, क्या है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। अब उस बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर की नियुक्ति करनी है। सरकार ने क्या किया, एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जो उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद पर योग्य नहीं है रहने के लिए, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। यूनिवर्सिटी है, एक ऐसे व्यक्ति की वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त कर दिया जो वह व्यक्ति नियुक्त मतलब योग्यता ही नहीं रखता कि वो वाइस चांसलर बन जाए उस यूनिवर्सिटी का। तो क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, जाके सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जिस व्यक्ति की नियुक्ति हुई है वो अयोग्य है। फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसमें क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा, उसमें वो जवाब मांगेगा कि अपना योग्यता दिखाइए, तो फिर ओके। तो इसमें क्या हो सकता है, भले वह पीड़ित हो या ना पीड़ित हो, कोई भी क्यू वारंटो में यही होता है, ठीक है। हाइबियस कॉर्पस में क्या होता है, हाइबियस कॉर्पस याद रख लेंगे। हाइबियस कॉर्पस में अवैध हिरासत में जैसे किसी की गिरफ्तारी हो गई तो उसको बताना पड़ता है पुलिस वालों को किस प्रकार से इनकी गिरफ्तारी हो गई, ये नहीं किसी को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया जाए। तो हाइबियस कॉर्पस में यही होता है। मैंडमस में क्या होता है, याद रखिएगा जो मैंडमस होता है ये, तो मैंडमस में आदेश देना। अब जैसे इसमें क्या होता है, कोई सरकारी संस्था है, ठीक है, या कोई सरकारी अधिकारी है, वो अपने जो कानूनी कर्तव्य उसका जो है उसको कर्तव्य को पूरा करने का आदेश देना सरकार वो कोर्ट के द्वारा, कि आप जो भी अपना कर्तव्य है उसको पूरा करिए। उस संस्था से बोल सकती है, कोई सरकारी संस्था है उससे बोल सकती है, या कोई सरकारी अधिकारी है उससे बोल सकती है, ये याद रखिए, आदेश देता है मैंडमस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सरकारी संस्था या
अधिकारी को आदेश देता है कि अपने कानूनी कर्तव्यों को पूरा करे। ये हो गया। प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रोहिबिशन देखिए, प्रोहिबिशन मतलब रोक, प्रोहिबिट करना। इसी वर्ड में देखिए प्रोहिबिट आ गया, प्रोहिबिशन मतलब रोक लगाना। अब देखिए यहाँ प्रोहिबिशन का रोक मतलब क्या होता है? देखिए हमेशा जो ये पांचों रिट है, चार रिट यहाँ है। एक आपका सर्टियोटरी है, ठीक है, सर्टियोटरी यहाँ लिख देता हूं मैं, CERTIORARI, सर्टियोटरी, ठीक है, ये है इसके बारे में। अभी पहले हम प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या होता है प्रोहिबिशन, कोई ऊपरी अदालत है, ठीक है, ऊपरी अदालत जो निचली अदालत, ये मान लीजिए ऊपरी अदालत है, ये निचली अदालत को ये बोल सकता है कि अपने अधिकार क्षेत्र से आप बाहर जाके काम मत करिए, कि वो काम है ऊपरी अदालत का, वो अपना ही ऊपरी अदालत निचली वाली अदालत बन जा रही है। अपने अधिकार में रहकर ही काम करिए, कोई भी काम करना हो अपने अधिकार में रह के करिए। तो मान लीजिए ये हाई कोर्ट, ये निचले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये बता सकती है कि आप अपने अधिकार में ही काम करिए, तो प्रोहिबिट लगाती है ना, रोक लगाती है। ठीक है, मैंडमस तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंडमस क्या होता है? सरकारी संस्था या सरकारी व्यक्ति को कानूनी कर्तव्य पूरा करने का आदेश देना। क्यू वारंटो क्या होता है? क्यू वारंटो हमने यूनिवर्सिटी वाला लगाया था, ठीक है, कि मतलब यूनिवर्सिटी वाला, वाइस चांसलर वाला, ये हैबियस कॉर्पस गिरफ्तारी। अब देखिए सर्टियोटरी क्या होता है? सर्टियोटरी होता है जो, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्टियोटरी याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये कोई गलत आदेश दे दिया, ठीक है, कोई ऐसा आदेश दे दिया जो बहुत गलत है, तो क्या कर सकता है? जो बड़ी अदालतें होती हैं वो क्या कर सकती हैं? इस आदेश को निरस्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निरस्त कर सकते हैं। इनके पास अधिकार होता है कि वो निरस्त कर दे। तो इतना आपको याद रखना होगा, कौन कौन से? हैबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, मैंडमस, प्रोहिबिशन और सर्टियोटरी, ये पांचों याद कर लीजिए। पांचों हमने बहुत डिटेल में बता दिया है, ये याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखिए, सही कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। दिवाली घोषणा पत्र, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लिस्ट लीग की स्थापना, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था। अगर हम देखते हैं, पहले मैं सबका डेट लिख देता हूँ, इसके बाद आप मिला लीजिएगा। अगर हम देखते हैं नेहरू रिपोर्ट कब आया था, तो नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो नेहरू रिपोर्ट अगर देखता है तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आता है। अब देखिए ये मत सोचिएगा नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है, इसीलिए इसको नेहरू कमेटी बनाया गया। तो 1928 में ये आया था, तो ये 1928 में आया था। कब आया था? अगस्त, ये भी याद रहे, अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे कब थी? तो जिन्ना की अगर 14 सूत्रीय मांगे देखा जाए, ये कब थे? तो जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना की जो 14 सूत्रीय मांगे थी, ये मार्च 1929 में थी, 1929 में थी ये उनकी मांगे, तो मार्च 1929 में इनकी मांगे थी। इसके बाद ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग देखते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये नवंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखें। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना नवंबर 1928 में, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। दीपावली घोषणा पत्र, दीपावली घोषणा पत्र से डोमिनियन स्टेटस से रिलेटेड है। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो ये इसकी घोषणा कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1929, तो 31 अक्टूबर 1929 में इसकी घोषणा हुई थी। तो दीपावली घोषणा पत्र 31 अक्टूबर 1929 को, ऑल इंडिया नवंबर 1928 में, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग मार्च 1929 में। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो पहले कौन सा आया? अगस्त पहले आता है ना, फिर नवंबर आता है ना, तो अगस्त फिर नवंबर, तो पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, फिर पहले मार्च आता है पहले अक्टूबर आता है, पहले मार्च आता है फिर अक्टूबर आता है। 3 2 4 1, 3 2 4 1। चलते नहीं देखते हैं। अब देखिए, ये देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, जो डिस ओबीडियंस मूवमेंट है, इन साउथ अफ्रीका में प्रारंभ किया, जिसे सत्याग्रह नाम दिया। तो एकदम सही याद रख लीजिएगा, गांधी जी ने क्या किया था? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया था। तो एकदम पहला वाला सही है। दूसरा वाला क्या करा? यह आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के विरुद्ध किया गया
किया गया, जिसने उसने उन सभी शादियों को जो ईसाई पद्धति से संपन्न नहीं हुई थी और जिनका पंजीकरण नहीं हुआ था, अवैध करार दिया था। अब यहां पर देखिए, है तो दोनों ही सही, ठीक है, दोनों ही क्या रखेंगे, मतलब दोनों से सही है, स्टेटमेंट दोनों ही सही है, लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन गलत है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं डिटेल में। यहां पर हुआ क्या था, गांधी जी जो 1906 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, वो किस लिए कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे कि जो वहां पर एक रजिस्ट्रेशन एक्ट पास हुआ था, उस एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या था, इसके तहत क्या करना था, इसके तहत हर भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होता है, उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है उसको लेना जरूरी था। क्या किया गया था, जो भी एशियाटिक एक्ट था, इसका नाम क्या था, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। हो सकता कभी पूछ ले कि 1906 में जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, तो वो किस लिए था, तो वो किस लिए था, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में कर रहे थे, ना कि ये जो शादी वाला मैटर है इसके विरोध में कर रहे थे। अब ये आया कहां से, है तो बी वाला आपका आंसर सही, ठीक है। अब देखिए ये आया कहां से, अब ये जब ये कर रहे थे विरोध, तो इसी में क्या किया गया था, ये आ गया वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया कि यहां पर जो भी वहां के कि जो भी शादियां संपन्न हो रही हैं, वो ईसाई के जो पद्धति होती है उससे संपन्न हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोग ईसाई पद्धति से संपन्न करें। गांधी जी ने क्या किया, इसका विरोध किया। अब ये गांधी जी ने क्या किया, ये पूरी तरह से, अब बहुत से पहले तो ये सिर्फ यहीं के लोग, भारत के ही लोग गांधी जी के साथ थे, ये इस एक्ट के आने से बहुत सारे लोग गांधी जी के साथ आ गए, ठीक है। तो ये क्या किया, आग में घी डालने का ही काम हो गया, तो गांधी जी का सफल हो गया आंदोलन। तो ये याद रख लेंगे, पहला और दूसरा दोनों ही सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो गांधी जी का जो आंदोलन था वो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए था, ना कि इसके लिए। लेकिन ये भी उसी समय हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी शादियों को ईसाई पद्धति से करने का दे दिया, नहीं तो वो अवैध था। तो ये भी, इसका भी विरोध गांधी जी ने करने लगे फिर। तो याद रख लेंगे, ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, सही सुमेलित कौन सा है, बापू माई फादर ए लाइफ डिवाइन ए नेशन मेकिंग, ये पुस्तक है, इसमें बताना है आपका कौन सा पुस्तक गलत है और कौन सा सही है। तो बापू माई फादर मनु बहान की पुस्तक है, एकदम सही है। दूसरा क्या है, ये नेशन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है, तो एक तीन दोनों सही है। ये लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है, तो जो ये लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है, लाला लाजपत राय की नहीं है, ये अरविंद घोष की है, ठीक है। तो ये अरविंद घोष की पुस्तक है, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। करें, कांग्रेस ने अपने 1921 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया था, जो 1921 में नागपुर के अधिवेशन में, ठीक है, किसका, जो प्रांतीय ये था, प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया था, ठीक है। इंग्लिश वाला देख लीजिए, आफ्टर इस नागपुर सेशन इन 1921, ये देखिए 1921 में नहीं हुआ था, ये कब हुआ था नागपुर सेशन, 1920 में हुआ था, तो ये तो गलती हो गया। उन्हें कांग्रेस फॉर्म प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पर किया था। तो यहां पर जो पहला ऑप्शन आपका होगा ये तो सही है, लेकिन 1920 यहां होना चाहिए, 21 नहीं 1920 होना चाहिए, तब आपका सही होगा, ठीक है। अब देखिए ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये भी याद होना चाहिए। तो ये किसकी अध्यक्षता में 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। तो यहां मैं लिख देता हूं बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था, राघवाचारी, इन्हीं की अध्यक्षता में ये हुआ था। अब देखिए ये तो हो गया बी राघवाचारी का। दूसरा कह रहे हैं, वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। हाँ, पहले जब फजल अली कमीशन आया था उसके पहले ही ये सब ये राज्यों के द्वारा, जो स्टेट थे उनके द्वारा ये दिया गया था कि सभी राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जाए, लेकिन शुरू शुरू में क्या किया गया था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि ये ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में जब फजल अली कमीशन आया तो उसके बाद सब मान लिया गया। तो यहाँ पर दूसरा वाला एकदम सही है, दूसरा वाले में गए।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा कथन आपका सही है। तो कौन सा कथन सही है, बी वाला आपका सही है और पहला वाला आपका गलत है। यहाँ पर सिर्फ 1920 कर देंगे। ठीक है, 1920 में नागपुर का अधिवेशन हुआ था, बी राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। देखिए 1976 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ। करें जो 1976 में कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है इस समय प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यहाँ पर 12 वाला क्वेश्चन, एक मिनट, 92 तिरानवे तिरानवे क्वेश्चन आया ही नहीं था। ठीक है, तो 93 वाला देखते हैं पहले, फिर उसको देखते हैं। करें कि 1857 क्रांति में शामिल बख्त खां के संबंध में कौन सा कथन सही है। करें बख्त खां का जो वो था, मतलब संबंध में कौन सा कथन सही है बताइए। पहला करें, वह ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पर कार्य कर चुके थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी में किस पद पर कार्य कर चुके थे, सूबेदार के पद पर क्या वो कार्य कर चुके थे। तो हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में वो सूबेदार के पद पर काम कर चुका था। कौन सा, बख्त खां। दूसरा कौन था, इन्होंने प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में भाग लिया था। तो प्रथम आंग्ल अफगान हुआ कब था युद्ध, ये 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। ये याद रख लेंगे कब हुआ था, 1839 से 42 के मध्य। दूसरा करें, तीसरा करें, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने शेर शाह ए आलम बहादुर की उपाधि है। जब 1857 में क्रांति हो रही थी उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने क्या किया था, शाह ए आलम बहादुर की उपाधि है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों ही आपका सही है। तो कौन सा इसमें कह रहा है, क्या गलत की सही, सही पूछ रहा है, तो सही तीनों है। ठीक है, याद रख लेंगे, सही तीनों। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ करें 1746 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ। वार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने आक्रमण कर कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया था। तो यहाँ पर बताइए दोनों में कौन सा सही है। तो दोनों ही सही है, यहाँ पर जो कथन और कारण दोनों ही सही है, तो याद रखेंगे। चलते हैं देखते हैं क्या कारण। बिजौलिया आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था। बिजौलिया आंदोलन जो है ये किस राज्य में चलाया गया था। अब देखिए ये बिजौलिया आंदोलन कहाँ पे चलाया गया, तो बिजौलिया राजस्थान में चलाया गया था। तो राजस्थान है ये अपना। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ऊपर और है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, बिजौलिया आंदोलन चलाया गया था। तो राजस्थान में बिजौलिया, अब देखिए क्यों चलाया गया था, क्योंकि जो थे मेवाड़ के बिजौलिया के ये मेवाड़ स्थान पर पड़ता है बिजौलिया। ठीक है, वहां पे क्या हुआ था, जो जागीरदार थे, तो जागीरदार क्या होते थे, किसानों से 84 प्रकार के टैक्स लेते थे, 84 प्रकार से लगान वसूल करते थे। इसीलिए वहां पर चलाया गया था। अब इसके नेता कौन थे, जो इसके नेता बहुत हैं, लेकिन प्रारंभ करने वाले आरंभिक नेता कौन थे, तो आरंभिक नेता चारण थे। याद रखेंगे, चारण और ब्रह्मादेव। ठीक है, ब्रह्मादेव इसके प्रारंभिक, चारण और ब्रह्मदेव इसके प्रारंभिक नेता थे। तो यह बिजौलिया आंदोलन किस राज्य में, राजस्थान में चलाया गया था। चारण ब्रह्मदेव प्रारंभिक नेता थे। ये जागीरदार जो थे, बड़े बड़े जमींदार जो थे, उनके द्वारा लगान लगाया जाता था। ठीक है, मतलब जागीरदार किसानों से क्या किया जाता, मतलब वहां पे अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था ये 84 प्रकार का टैक्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नहीं देखते, अब देखिए किस पुरास्थल से हड्डी से बने हुए उपकरण प्राप्त हुए थे। किस पुरास्थल से हड्डी से बने हुए उपकरण प्राप्त हुए थे, तो ये महदहा से। याद रखेंगे कहां से प्राप्त हुए थे, महदहा। अब महदहा कहाँ है, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला है। प्रतापगढ़ जिला। ठीक है, जो लोग इधर से होंगे याद रखें, प्रतापगढ़ जिला है, यहीं से प्राप्त हुआ था। अब सोचेंगे ये जो महदहा है, हो सकता है कभी पूछ ले ये किस काल का है, तो ये किस काल का, महदहा एक मध्य पाषाण, माँ से महदहा, माँ से मध्य पाषाण काल। याद रखेंगे, मध्य पाषाण काल का ये स्थल है, तो ये याद रख लेंगे। यहाँ से क्या क्या मिला है, हड्डी के सींग निर्मित ये है, मतलब हड्डी के सींग उंग ये सब मिले हैं, तो ये याद रखेंगे, हड्डी से बने उपकरण यहीं से मिले हैं। देखिए हड़प्पा कालीन पुरास्थल सनौली से लगभग 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। करें जिनकी दिशा कौन सी है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, पहला। दूसरा करें सनौली पुरास्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, तो ये मेरठ तो गलत है। सनौली जो स्थान है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है, ये याद रख लेंगे, कम सा बागपत जिले में है। और हड़प्पा कालीन पुरास्थल सनौली से
लगभग 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ये याद रखिएगा। ये जिनका दिशा कौन सा है, उत्तर से दक्षिण, मतलब यहाँ से इधर ऐसे ऐसे था, ठीक है, नॉर्थ साउथ। ठीक, तो ये याद रख लेंगे। पहला वाला सही है, दूसरा आप बागपत लगा देंगे तब भी सही हो जाएगा। ये याद रख, पहला वाला सही है, ठीक है, सही पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ करें, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए, कान का तंत्र, ये लेखक सर्व वर्मा है, सही है, एकदम सही है। गीत गोविंद के जयदेव है, एकदम सही है। मिताक्षरा के लेखक कौन से हैं, देखिए मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर है, ठीक है, विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर, ये किसके लेखक हैं, ये मिताक्षरा के लेखक हैं। अब देखिए ये विज्ञानेश्वर, लेकिन शूद्रक के जो शूद्रक हैं, ये कौन से पुस्तक लिखे थे, शूद्रक ने मृच्छ कटिका ग्रंथ की रचना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी, मृच्छ कटिकम, कटिकम, ठीक है, मृच्छ कटिकम ग्रंथ की रचना शूद्रक ने किया था। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, ठीक है। लीलावती, लीलावती बहुत इंपॉर्टेंट है, लीलावती भास्कराचार्य की पुस्तक है। इतना जितना भी यहाँ पर है, कांताक सर्ववर्मा, गीत गोविंद जयदेव, मिताक्षरा की विज्ञानेश्वर ने किया था, और शूद्रक जो लिखे थे वो मृच्छ कटिकम पुस्तक थी। याद रखिए कि इसकी उनकी पुस्तक क्या थी, मृच्छ कटिकम, ये पुस्तक है मृच्छ कटिकम, और लेखक शूद्रक हैं लीलावती भास्कराचार्य, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, कह रहे हैं भारत पर तुर्की आक्रमण सफल रहा, उत्तर भारत के राजपूत शासकों में एकता का अभाव था, ठीक है, तो ये बताइए, ये 99 वाला क्वेश्चन कौन सा सही है, तो दोनों ही सही है, ठीक है, क्योंकि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल रहा। क्यों, क्योंकि उत्तर भारत में राजपूत शासकों में एकता का अभाव रहा। देखिए इसी पर डिबेट अभी चल रहा है, ठीक है, कौन सा वो रहा कौन सा, क्योंकि राजपूत जो शासक थे खुद भी लड़ते थे, आपस में भी लड़ते थे, इसलिए बाहर के जो आक्रमणकारी आए वो उनको थोड़ा सा आसानी हो गया यहाँ पर अपना इस्टेब्लिश करने में, अपना साम्राज्य स्थापना करने में, ठीक है, भारत में। तो ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका हाल ही में आया था, तो ये याद रखेंगे, पहला वाला सही होगा। निश्चित देखते हैं। देखिए, मुगल कालीन चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें पहले, मुगल दरबार के यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश अकबर के समय हुआ था, तो ये एकदम सही है। जो मुगल काल के समय में जो यूरोपीय चित्रकला, देखिए बाबर के समय में भी और हुमायूं के समय, सॉरी बाबर नहीं, हुमायूं, हुमायूं के समय भी चित्रकला बहुत अच्छा था, लेकिन वो प्रवेश नहीं हुआ था। प्रवेश जो यूरोपीय वाला प्रवेश हुआ था वो अकबर के समय में हुआ था। तो यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश किसमें था, अकबर के समय में ये हुआ था, ठीक है, पुर्तगालियों के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से, पुर्तगालियों के माध्यम से, ये हो गया। अब देखिए अकबर के समय छवि चित्रण का सर्वाधिक महत्व है। देखिए जो अकबर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर मैक्सिमम इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू पोर्ट्रेट प्रिंटिंग। अब देखिए जो जो ये प्रिंटिंग है ये अकबर के समय में नहीं, जहांगीर के समय में सबसे ज्यादा इन चित्रों को प्रचलित किया गया, ठीक है। जैसे जहांगीर के समय में जो सचित्र वर्णन था, सचित्र पांडुलिपि था, या प्राकृतिक दृश्य था, या दरबार से और शिकार का दृश्य था, ये सब किसके, ये जहांगीर के समय में हुआ था, ना कि अकबर के समय में। प्रवेश तो यूरोपीय का अकबर के समय हुआ था, लेकिन ज्यादा वो ऊंचाई पर जहांगीर के समय गया। तो दूसरा वाला तो गलत है, यहाँ सही पूछा है, तो सही कौन सा होगा, पहला वाला एकदम सही होगा। बस, कल भी हमने 50 क्वेश्चन करवाया था, आज भी 50 क्वेश्चन। आज हमने ज्यादा समय लिया, ज्यादा एक्सप्लेन किया, क्योंकि काफी बच्चों का डिमांड था सर कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन करिए, तो इसलिए मैं कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए। हाँ, पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था, गौतम बुद्ध ने अपने मतलब अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। पाली भाषा याद रख लेंगे, ठीक है, प्रकृति नहीं, पाली भाषा याद रखेंगे, पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों भी कर दिया करिए, डिटेल में अगर आपको टेस्ट रीच करना है, ठीक है। अगर वैसे ही करना हो पहले का दूसरा, तीसरे का चौथा, तो आप कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन अगर डिटेल में करना हो तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।